तो चलिए आज ट्रस्ट्स की दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास जो नोट्स और जानकारी है वो खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्ट कैसे काम करते हैं इस पर रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल। ये विषय सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर प्रॉपर्टी की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए ये बहुत काम का है। हमारा मकसद इन सारे दस्तावेजों से सबसे जरूरी बातें निकालकर आसान बनाना। हाँ, और देखिए ट्रस्ट असल में एक कानूनी तरीका है। इसमें होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति या कंपनी जिसे हम ट्रस्टी कहते हैं, ट्रस्टी, हाँ। वो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह यानी लाभार्थियों के फायदे के लिए प्रॉपर्टी या संपत्ति संभालता है। तो एक तरह से कानूनी मालिक कोई और फायदे का हकदार कोई और होता है। अच्छा, तो फिर कोई ट्रस्ट बनाएगा क्यों? मतलब क्या फायदे हैं इसके? नोट्स तो बताते हैं कि इससे लचीलापन मिलता है, संपत्ति सुरक्षित रहती है। हाँ, और टैक्स प्लानिंग में भी मदद मिल सकती है। टैक्स प्लानिंग भी। अच्छा। और ये जो सबसे आम वाले हैं, विवेकाधीन ट्रस्ट, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट्स। जी, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट्स। इनमें ट्रस्टी के पास काफी पावर होती है। वो हर साल तय कर सकता है कि किसे कितना पैसा या संपत्ति मिले, किन लाभार्थियों को। और ये लचीलापन ही शायद सबसे खास बात है ना। बिल्कुल, और सब कुछ कंट्रोल होता है ट्रस्ट डीड से। ये एक दस्तावेज है। ट्रस्ट डीड। हाँ, इसमें सब लिखा होता है। लाभार्थी कौन है, ट्रस्ट की इनकम कैसे गिनी जाएगी और ट्रस्टी को उसे बांटना कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है नोट्स में। ट्रस्टी संकल्प मतलब ट्रस्टी रेजोल्यूशंस। हाँ, कहा गया है कि ट्रस्टी को हर साल 30 जून तक ये फैसला लेना होता है कि इनकम किस लाभार्थी को मिलेगी, या अगर डीड में कोई पहले की तारीख है तो तब तक। ये डेडलाइन इतनी जरूरी क्यों है? ये बेहद जरूरी है। अगर सही समय पर मतलब 30 जून तक और सही तरीके से ये फैसला नहीं हुआ तो नहीं बना। और नतीजा? हाँ, नतीजा ये कि ट्रस्टी को ट्रस्ट की पूरी टैक्सेबल इनकम पर सबसे ऊंची दर से टैक्स देना पड़ सकता है। अरे बाप रे, काफी भारी पड़ सकता है ये तो। हाँ, बहुत। वो जो कमिश्नर बनाम बैमफोर्ड केस था, उसने इसी बात को पक्का किया था। एक प्रोपोर्शनेट अप्रोच की बात हुई थी। प्रोपोर्शनेट अप्रोच मतलब ये कि लाभार्थी को ट्रस्ट की इनकम में से जितना हिस्सा असल में मिलता है, उसी अनुपात में उसे ट्रस्ट की नेट यानी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देना होता है। तो आपकी कागजी कार्रवाई, वो रेजोल्यूशन एकदम सही होना चाहिए। समझ गया। तो इनकम बांटने के अलावा क्या ट्रस्टी ये भी तय कर सकता है कि किस तरह की इनकम किसे मिले? जैसे मान लीजिए कैपिटल गेन किसी एक को और डिविडेंड किसी और को। हाँ, कर सकता है। इसी को स्ट्रीमिंग कहते हैं। स्ट्रीमिंग मिले उनको खास लाभार्थियों तक डायरेक्ट करना, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। अच्छा, क्या? एक तो ट्रस्ट डीड में इसका साफ साफ जिक्र होना चाहिए कि स्ट्रीमिंग की जा सकती है, और दूसरा वही समय पर सही रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इनके बिना नहीं चलेगा। ठीक है। एक और तरह का ट्रस्ट भी मेंशन्ड है, फैमिली ट्रस्ट। ये कब बनता है और इसके क्या फायदे नुकसान है? फैमिली ट्रस्ट तब बनता है जब एक फैमिली ट्रस्ट इलेक्शन मतलब FTE किया जाता है। FTE? हाँ, इसका एक बड़ा फायदा ये है कि अगर ट्रस्ट को कोई नुकसान मतलब लॉस होता है तो उसे आगे ले जाने के जो नियम हैं वो थोड़े आसान हो जाते हैं। अच्छा, और नुकसान? नुकसान ये है कि एक तय परिवार समूह होता है। अगर ट्रस्ट का पैसा या फायदा उस समूह के बाहर किसी को बांटा गया तो उस पर बहुत भारी टैक्स लगता है। उसे फैमिली ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या FTDT कहते हैं। तो दायरे में रहना जरूरी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, स्रोत कुछ जोखिमों की तरफ भी इशारा करते हैं। एक सेक्शन 100A का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी है, आसान भाषा में क्या है ये? हाँ, सेक्शन 100A थोड़ा पेचीदा है। ये उन स्थितियों से जुड़ा है जहां कागज पर तो इनकम किसी लाभार्थी के नाम की जाती है, पर उसका असली फायदा किसी और को मिल रहा होता है। इसे रीइंबर्समेंट अग्रीमेंट कहते हैं। मतलब एक तरह का अरेंजमेंट? हाँ, एक तरह का समझौता। टैक्स ऑफिस मतलब ATO ऐसी व्यवस्थाओं पर आजकल काफी बारीकी से नजर रख रहा है, खासकर अगर वो सामान्य पारिवारिक या बिजनेस लेन देन जैसी न लगे। तो सावधानी जरूरी है। बिल्कुल। और अगर ट्रस्ट को घाटा हो जाए तो उसे आगे के सालों के मुनाफे से एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, कुछ टेस्ट पास करने होते हैं। टेस्ट? जैसे इनकम इंजेक्शन टेस्ट है, कंट्रोल टेस्ट है। ये इस पर निर्भर करता है कि ट्रस्ट फिक्स्ड माना जाता है या नॉन फिक्स्ड, तो वो भी एक अलग जटिलता है। और एक बदलाव भी आने वाला है ना? 1 जुलाई 2024 से मॉडर्नाइजिंग ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स
MTAS। जी हाँ, MTS। इससे ट्रस्टी और लाभार्थियों के लिए रिपोर्टिंग के नियम बदलेंगे। एक नई ट्रस्ट इनकम शेड्यूल जैसी चीजें आ रही हैं, तो अपडेटेड रहना होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे तो लग रहा है कि ट्रस्ट फायदेमंद तो हो सकते हैं, पर इनके साथ काफी सारे नियम कानून और जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही। सबसे जरूरी है कि ट्रस्ट डीड को अच्छी तरह समझा जाए, सारे रिकॉर्ड ठीक से रखे जाएं और टैक्स के नियमों को लेकर हमेशा सावधान रहा जाए। सिर्फ ट्रस्ट बना लेना ही काफी नहीं है, उसे सही ढंग से मैनेज करना वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो 30 जून की डेडलाइन, रेजोल्यूशन सही होना, FTE या सेक्शन 100A जैसे नियमों का असर, ये सब बहुत मायने रखता है। सही कहा, सक्रिय प्रबंधन बहुत जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। जिस तरह ये ट्रस्ट इतने जटिल होते हैं और टैक्स के नियम भी बदलते रहते हैं, उसे देखते हुए किसी ट्रस्ट को लंबे समय तक सही तरीके से चलाने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट और एक्सपर्ट सलाह लेते रहने का असल में क्या महत्व है, खासकर तब जब कोई अचानक मुश्किल आ जाए या नियम ही बदल जाए।